हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। हालांकि हम मौर्य पीरियड पढ़ रहे थे और मौर्य पीरियड में हमने लास्ट पढ़ा अशोक का धम्म। तो उसके अंत तक पहुंचते पहुंचते मैंने आपको ये बताया कि इसके बाद अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में बहुत बदलाव आ गए। तो जो उसके बाद बदलाव आए हैं उसे हम पढ़ते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड में, यानी एक हो गया मौर्य काल और दूसरा हो गया उत्तर मौर्य काल। तो जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मौर्य आखिर खत्म कैसे हो गए, क्या कारण थे उनके पतन के, डिक्लाइन के। तो ये बड़ा ही आसान, इंटरेस्टिंग छोटा सा टॉपिक है, तो आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास है डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो फैक्ट्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें याद रखने वाली हैं, रट्टा मारने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान सिंपल सा टॉपिक है। तो इसे हम शुरू करते हैं, डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस। तो ये माना गया है कि आखिरकार अंत कैसे हुआ। जो आखिर वाला सा शासक था बृहद्रथ, उसको उसके ही सेनापति ने मार दिया, पुष्यमित्र ने, और नए वंश की शुरुआत की, और वो वंश था शुंग वंश। तो मौर्यन के बाद हम शुंग पढ़ते हैं, उसके बाद आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे क्या क्या होता रहा। तो उसका कत्ल क्यों कर दिया गया, हालात ऐसे क्यों हो गए कि मौर्य वंश खत्म ही हो गया, उसके बाद उस साम्राज्य को संभालने वाला क्यों नहीं था। तो सिर्फ हम एक कारण की वजह से किसी एम्पायर का खात्मा नहीं मान सकते। इट मीन्स कुछ बहुत ही ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो एम्पायर खत्म हुआ। तो वो सारे कारणों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य का बहुत बड़ा हो जाना। किसने किया वो साम्राज्य बड़ा? तो हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस साम्राज्य को बहुत विशाल कर दिया। हिमालय पर्वत से लेके मैसूर तक, बंगाल से लेके हिंदू कुश पर्वत तक, तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में सब तरफ वो फैल गया। हाँ, ये नहीं कह सकते कि कन्याकुमारी तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी बहुत विशाल साम्राज्य था। तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उस वक्त ना गाड़ियाँ, ना एयरप्लेन, ना हेलीकॉप्टर, बस घोड़ा गाड़ी और हाथियों पे ही वो लोग घूमते थे। तो ये हो सकता है कि अगर वो नॉर्थ में है तो नॉर्थ के कुछ 5-6 इलाके घूम ले, साउथ में है तो वहाँ, लेकिन पूरे इतने विशाल साम्राज्य को देख पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद अशोक ने भी उस साम्राज्य का विस्तार ही किया। हाँ, अगले राजे हैं जो उनके बाद आते रहे हैं, तो उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो जो राजा थे उन्होंने युद्ध किए या साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल था। तो उसकी आउटपुट क्या निकली? विद्रोह होने शुरू हो गए, क्योंकि राजा वहाँ पे पहुँच नहीं रहा। जो वहाँ के गवर्नर हैं या कोई मंत्री हैं वो अपनी प्रजा को तंग भी कर रहे होंगे, हो सकता है टैक्स बढ़ा देते होंगे, कुछ भी करते होंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इतने बड़े साम्राज्य को संभालना मुश्किल हो गया। तो जो एकजुट किया गया था भारत को, उसके टुकड़े होने शुरू हो गए। तो हो सकता है ये विशाल साम्राज्य संभाला नहीं गया, इसकी वजह से वो वहाँ पे रहने वाले गवर्नरों ने, शासकों ने, जो भी राजुक थे, प्रादेशिक थे, उन्होंने अपने नए वंश शुरू कर लिए और उन्होंने एक बड़े मौर्य वंश का खात्मा कर दिया। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा है डेस्पोटिक रूल, यानी अत्याचारी शासक। उनके जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा, जिनको हम निरकुंश भी बोल देते हैं, अत्याचारी नहीं, तानाशाही। तो ये तानाशाही शासक माने गए हैं। जैसे हमने पढ़ा है मोनार्की सिस्टम। तो हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य हालांकि एक अच्छा राजा था, लेकिन वो मोनार्क था, वो अपनी मर्जी करता था। ऐसे ही बिंदुसार था, ऐसे ही अशोक था, और उसके बाद आने वाले सभी राजा। हमने एक कॉर्नोलॉजी का भी चैप्टर पढ़ा है, वो आप उसे वीडियो को देख भी सकते हैं। ये सभी वीडियो आपस में लिंक्ड हैं, इनको बार बार देखते रहें। तो ये माना गया है शासक बड़े तानाशाह थे, चाहे वो अपनी प्रजा को खुश रखते थे, लेकिन अपनी मर्जी करते थे। ऐसा नहीं होता था कि पहले प्रजा से पूछे क्या चाहिए फिर ऑर्डर दे, वो अपनी मर्जी से काम करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त नया नया राजा था, उस वक्त लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। अशोक एक अच्छा राजा था, उसको किया, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता हर राजा को वो एक्सेप्ट करते गए और उसकी तानाशाही सहते गए। तो किसी किसी को कुछ ना कुछ समस्या आई होगी, उन इलाकों में विद्रोह हुआ होगा, वो इलाके आज़ाद होते गए, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का खात्मा हुआ। कैपिटल नॉट इन द सेंटर, यानी कि जो उनकी राजधानी थी वो सेंटर में नहीं थी। अब इंडिया का पूरा मैप आप अपने ध्यान में लेके आए और हम देखते हैं कि इस वक्त हमारी कैपिटल है दिल्ली। तो दिल्ली जो है उसको हम वैसे
सेंटर मानते, लेकिन वो सेंटर नहीं है। वैसे तो हमारा सेंटर मध्य प्रदेश है, लेकिन फिर भी इंडिया का ध्यान रखने के लिए वो जगह सही मानी गई है और लंबे समय से दिल्ली राजधानी चल रही है। लेकिन मौर्य वंश की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, और हमने देखा कि टॉप ईस्ट में बिल्कुल कॉर्नर पे जाके पाटलिपुत्र हम देखते हैं, और इतनी दूर से नॉर्थ में हिंदू कुश पर्वत तक नॉर्थ वेस्ट में, और हिमालय पर्वत तक नॉर्थ में, इधर मैसूर में साउथ में, यहाँ तक ये सारे साम्राज्य की देखभाल करना राजा के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सेंटर में नहीं बैठा था। तो वो क्या करता था, अपने गवर्नर भेज देता था, तुम हिमाचल में चले जाओ। तब हिमाचल नहीं था, तब वो नॉर्थ था, वहाँ पे चले जाओ, या अफगानिस्तान की तरफ नॉर्थ में चले जाओ, नॉर्थ वेस्ट में चले जाओ। ऐसे इलाकों में अपने गवर्नर भेज देते थे और तसल्ली से बैठ जाते थे कि 1 साल बाद हमें टैक्स आएगा और बस यही हमारी सेटिस्फेक्शन है, हमने अपने बंदे वहाँ पे लगा रखे हैं। लेकिन राजा खुद वहाँ पे शायद ही इतने सालों में एक बार जाता होगा, तो उसकी वजह से क्या होता था, जो राजा है वो पूरे अपने साम्राज्य का ध्यान नहीं रख सकता। अगर वो सेंटर में हो तो ये हो सकता है कि आसपास के सभी जो एरियाज हैं वो डर के रहें, लेकिन वो पहले ही साइड पे बैठा है, तो इतनी दूर वाले जो लोग हैं उनको तो परवाह ही नहीं है, राजा आ ही नहीं सकता, जिसकी वजह से शायद ये पतन का कारण बना होगा। एक कारण ये भी हो सकता है। फाइनेंशियल जो है, इसमें जो उनकी आर्थिक कमजोरी कैसे हुई, अब देखिए जो फाइनेंशियल सिस्टम जो उनका खराब हुआ, कैसे हुआ, तंगी कैसे हुई है। अशोक जब गद्दी पे बैठा तो बहुत धन दौलत थी मौर्य साम्राज्य के पास, तो उसने पहले लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी बड़ी सेना बनाई, उस पर खर्चा किया, चलो वो जेन्युइन था। फिर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी अच्छा काम था। फिर उसने कुछ ऐसे काम किए जो खर्चे के काम थे, जैसे उसने टैक्स कम कर दिया, उसने लोगों को दान देना शुरू कर दिया। ये बुरी बात नहीं थी, लेकिन उसने इतना दान किया और बौद्ध भिक्षुओं को तो बहुत दान किया, जिसकी वजह से सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। दूसरा कारण, बहुत सारे उसने स्तंभ लेख बनाए, शिला लेख बनाए, और इसके अलावा उसने बहुत सारी मूर्तियाँ बनवाई, सांची का स्तूपों का निर्माण किया, विहारों का निर्माण किया, तो बहुत खर्चा किया गया। इतना खर्चा होना ये भी एक रीज़न था कि खजाना खाली हो गया। दान करना, ये चीज़ें, बिल्डिंग्स बनाना, स्तूप विहार निर्माण करना इनका, और इसके अलावा और टैक्स वगैरह कम कर देना, तो उसके पास पैसा कम होने लगा, लेकिन उसने परवाह नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि वो मैनेज कर लेगा। लेकिन जब उसके उत्तराधिकारी गद्दी पे बैठे, वो मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि पैसा नहीं था। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। कैसे क्राइसिस आए कि खजाना खाली होना शुरू हो गया। अब सभी को सैलरीज कहाँ से दी जाएं, तो जिसको सैलरी नहीं मिलेगी वो विद्रोह करेगा, तो विद्रोह होने शुरू हो गए। लोगों की डिमांड्स नहीं पूरी हो रही, हर तरह से मुसीबत आनी शुरू होगी जब राज्य के पास पैसा नहीं रहा। तो उस दौरान ये भी माना गया है कि इतने बुरे हालात भी आए कि जो सोने की मूर्तियाँ चंद्रगुप्त से लेकर अशोक के समय तक बनाई गई थी, या बुद्ध की बनाई गई, या किसी की भी बनाई गई, या राजा की बनाई गई, उनको पिघला पिघला कर फिर राज्य के खर्चे जो किए गए। तो ये एक कारण हो सकता है मौर्य साम्राज्य के पतन का। आगे है अशोक पॉलिसी ऑफ पीस। हाँ, अशोक की पीस की पॉलिसी, शांति की पॉलिसी। तो क्या करता था, उसने फैसला किया, पहले उसने युद्ध किया, फिर उसने ये फैसला किया कि अब युद्ध नहीं करने, तो उसने एक पीस पॉलिसी चलाई, अशोक का धम्म में उसने ये फैसला कर लिया कि ना तो कोई शिकार करेगा, ना जानवरों को मारेगा, ना कोई रिचुअल्स होंगे, सब शांति से रहेंगे, नैतिकता का जीवन व्यतीत करेंगे, और सबसे बड़ी बात, युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि दिग्विजय की जगह क्या करना है, दम विजय। तो इस शांति की जो पॉलिसी ने अशोक के साम्राज्य को बदल ही दिया। तो कई सालों तक कोई युद्ध नहीं हुआ, सेना को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, सेना फ्री हो गई। कई जगह पे तो ये भी कहा गया उसकी सेना को ख़त्म कर दिया गया, कई जगह पे ये भी कहा गया कि सेना नहीं ख़त्म की गई। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि जब अशोक की मृत्यु हुई तो वो जो राज्य युद्ध करना चाहते थे, जो हमला करना चाहते थे, वो और जो उसकी सेना थी, उन इलाकों का, उन राजाओं का मुकाबला नहीं कर पाई। तो जब हमले हुए तो ये कोई बुरी नीति नहीं थी उसकी, अशोक की नीति, लेकिन एक राजा होने के नाते वो अपने साम्राज्य को कुछ दे के नहीं गया कि वो अपने आप को संभाल पाए। वो अशोक पे डिपेंडेंट थे। अशोक की मृत्यु के बाद उसकी शांति की नीति की वजह से जो लोगों ने नहीं अपनाना था, उन लोगों ने उसके राज्य को ख़त्म कर दिया। आगे है हिंदुइज्म, ब्राह्मण रिवोल्ट।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है। बहुत सारे इतिहासकार तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा कारण ही इसके साम्राज्य का ब्राह्मण रिवोल्ट है, ब्राह्मणों के द्वारा जो उसका विरोध किया गया है। अब इसकी वजह से वो इसकी वजह से भी ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की वजह से मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ, क्योंकि जो आखिर वाला राजा था बृहद्रथ, उसको किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। और ये माना गया है कि वो एक ब्राह्मण था। इवन कनव वंश आएगा, वो भी ब्राह्मण थे। सातवाहन वंश वाले भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। शुंग वंश का तो जो पुष्यमित्र शुंग है वो ब्राह्मण था। तो ये माना गया है कि ब्राह्मणों ने ही इसको खत्म कर दिया, इस साम्राज्य को। शायद ब्राह्मण बहुत परेशान थे। तो ये जो ब्राह्मण है परेशान कब से होने शुरू हुए? जब अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया। तो उसने क्या किया? उसने पशु बलि बंद कर दी। तो ब्राह्मणों को इस बात से बुरा लगा, क्योंकि वो यज्ञ करवाते थे, पशुओं की बलियां देते थे। तो उनका इस तरह से उनका इंप्रेशन वो कम होना शुरू हो गया कि अब वो क्या करवाएं। उसने रीति रिवाज बंद कर दिए। तो ब्राह्मणवाद में रीति रिवाज थे, अब लोगों ने कर्मकांड करने बंद कर दिए, यज्ञ बंद कर दिए। अब वो क्या करें? इसके अलावा बहुत सारी ऐसे उसने ये यहाँ तक ये भी माना गया है, उसने जो आदेश दिए, पाली भाषा में तो उसने बौद्धिक ग्रंथ लिखा है, प्राकृतिक भाषा में भी उसने कुछ आदेश दिए, लेकिन संस्कृत भाषा को तो खत्म ही कर दिया गया। सो ब्राह्मणों का बहुत नुकसान हुआ। हालांकि अशोक ने जो लिखवाया है अपने पिलर्स पे, उसने ये भी लिखवाया है कि ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं देना है, लेकिन फिर भी ये माना गया है कि ब्राह्मण जो थे वो बहुत परेशान हो गए, उनका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, उनके हालात खराब होने शुरू हो गए। अशोक ने चाहे उन्हें अच्छे स्थान पे ही रखा, तो वो उनके अंदर एक भावना पैदा होनी शुरू होगी। तो जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया और दोबारा से हिंदू धर्म को स्थापित करने की कोशिशें शुरू हो गई। तो उस दौरान उसकी मृत्यु के काफ़ी सालों बाद उसके पुत्र गद्दी पे बैठे, आगे आगे गद्दी दर गद्दी, जैसे कि कॉर्नोलॉजी में बताया है, चलती रही। तो आखिरकार किसी ब्राह्मण ने ही इस वंश को ख़त्म किया और दोबारा से हिंदुइज्म को स्थापित किया। भारत में इस चीज़ को दोबारा से स्थापित करना क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि बुद्ध धर्म उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका था और अशोक ने खुद बुद्ध धर्म अपनाया था और ये रीति रिवाज, कर्मकांड, जात पात सब खत्म कर दिया था। लेकिन फिर से ब्राह्मणिज्म को शुरू किया गया, क्योंकि ब्राह्मणों का स्थान जो था समाज में नीचा होना शुरू हो गया था। जात पात खत्म हो चुकी थी, 4 कैटेगरीज खत्म हो चुकी थी, रीति रिवाज, कर्मकांड खत्म हो चुके थे। तो ये माना गया है कि शायद ये ब्राह्मणों की वजह से ही इस वंश का पतन हुआ। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इसको डिनाई करते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ब्राह्मणों की वजह से नहीं खत्म हुआ, शायद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से खत्म हुआ है, या उसके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से खत्म हुआ है, या विदेशी हमलों की वजह से खत्म हुआ है। लेकिन अकेले हम ब्राह्मणों को इसका जिम्मा नहीं दे सकते, क्योंकि ब्राह्मणों का तो हमेशा से ही, देखिए जो पिछला समय हम पढ़ते हैं, जैसे अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मण देशद्रोही है तो उसको भी सजा मिलती है। महाभारत में भी इसका वर्णन हुआ है, हर जगह पे वर्णन हुआ है कि हाँ ये है कि उनके ही जगह पे मौत की सजा का वर्णन किया है कि ब्राह्मणों को नहीं देनी, लेकिन अगर ब्राह्मण कुछ गलत करते हैं तो उनको भी सजा मिलती है। तो ये सिर्फ अशोक को उसका जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि इनके विद्रोह ने, जैसे पुष्यमित्र शुंग द्वारा कत्ल कर देना, ये दर्शाता है कि ब्राह्मणों की वजह से शायद इसका पतन हुआ होगा। रॉयल फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, झगड़े कैसे? जैसे हमने देखा अशोक के अपने भाइयों के साथ झगड़े, उसकी वजह से भी कितना नुकसान हुआ। आखिरकार 4 साल युद्ध चला होगा तो कितना नुकसान हुआ होगा। अशोक के बाद उसके पुत्रों में गद्दी के लिए झगड़ा होना, अशोक की ही पत्नी ने, अशोक के अपने ही स्टेप सन के लिए उसकी पत्नी ने कुणाल को अंधा करवाने की कोशिश की। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो गद्दी के लिए झगड़े होते रहे हैं, आपस में विद्रोह होते रहे हैं, जिसकी वजह से ये साम्राज्य कमज़ोर होता गया। लेकिन हम इसे मेन कारण नहीं मानते, ये मानते हैं कि उनके शाही परिवार में झगड़ों की वजह से, शाही परिवार में झगड़े हुए हैं, रॉयल फैमिली, शाही परिवार, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ों की वजह से भी मौर्य साम्राज्य कमज़ोर होना शुरू हो गया। फिर है नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारण माना गया है। एक उत्तर पश्चिमी सीमा, ये एक ऐसी सीमा है जहाँ से हमलावर हमेशा भारत आते रहे हैं। मुसलमान भी इधर से आए हैं और बहुत सारे यूनानी इधर से आए हैं, मंगोल इधर से आए हैं। हर व्यक्ति ने यही कोशिश की है नॉर्थ वेस्ट सीमा से ही भारत हमला करने की। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो बिंदुसार था, जो अशोक था, जो अशोक के उत्तराधिकारी थे, किसी ने भी कोशिश नहीं की कि नॉर्थ वेस्ट के बीच में 2 दर्रे हैं वहाँ पे वो कुछ या कोई दीवार बना दें या सेना को लगा दें ताकि बाहर से कोई हमलावर अंदर ना आ सके। अब देखें, ये माना गया है
भारत ने तो कभी नॉर्थ वेस्ट का ध्यान ही नहीं रखा, अब नहीं, प्राचीन भारत में तो हमलावर भारत आने शुरू हुए। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ये सबसे बड़ी कमी है मौर्य साम्राज्य की कि उन्होंने इस सीमा की तरफ कोई ध्यान नहीं रखा। सेम उसी समय पे जब भारत की सीमा की तरफ ध्यान नहीं रखा जा रहा, ये माना गया है 220 बीसी में चीन में जो एक चाइना की ग्रेट वॉल है, हमने देखा है कि कितनी लंबी दीवार है, विदेशी हमलों से बचने के लिए ह्यूंगती ने वो दीवार बनवाई थी, सी ह्यूंगती माना गया है उसका नाम। तो वो अगर वो 220 बीसी में इतनी बड़ी दीवार बना सकता है तो क्यों नहीं नॉर्थ वेस्ट में किसी मौर्य शासक ने सोचा कि यहाँ पे कुछ दीवार बना दें या उस सीमा को इस तरह से कवर कर लें कि विदेशी हमलावर ना आ सके। तो विदेशी हमलावर हम बाद में पढ़ने वाले हैं फॉरेन इन्वेजन में, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण माना गया है पतन का, लैक ऑफ नेशनल यूनिटी। तो राष्ट्रीय एकता तो था ही नहीं। वहाँ पे हमने देखा कि अशोक की मृत्यु हुई और जितने भी इलाके थे फटाफट से अलग हो गए कि अब हमें कोई टोकने वाला नहीं है। तो प्रांतों में जहाँ गवर्नर थे उन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए, तो उनमें एकता नहीं थी। अगर बृहद्रथ को मारा गया था तो क्यों सभी इलाके उठकर नहीं आए कि मौर्य वंश को खत्म नहीं किया जा सकता, हम मौर्य वंश के लोग हैं। शायद वो लोग पहले से ही परेशान थे और चाहते थे इसका खात्मा हो जाए। तो ये जो नेशनल यूनिटी है, एकता हो जानी, राष्ट्रीय एकता होनी, तो उन लोगों में नहीं थी। वो लड़े ही नहीं अपने वंश को चलाने के लिए। उसके बाद है वीक सक्सेसर्स ऑफ अशोका, अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी। तो हमने देखा है जितने भी अशोक के बाद उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में ना तो हमें कोई ज़्यादा उनके बारे में ज्ञान मिलता है, ना ही उन्होंने ऐसे कुछ काम किए जिसकी वजह से वो स्ट्रांग माने गए हों। और ये कमज़ोर ही था बृहद्रथ, जिसको बड़ी आसानी से उसके सेनापति ने मार दिया। तो ये लोग संभाल ही नहीं पाए, कमज़ोर लोग अपने इतने बड़े प्रशासन को, वो अपने इलाके में बैठे रहे, जितना पैसा था उसको उड़ाया और छोटे से धीरे धीरे करके उन्होंने मौर्य साम्राज्य को छोटा कर दिया जो इतना विशाल हो चुका था। तो जिसने जिसने जो जो इलाका जीता वो उसको देते रहे और वो खुद कमज़ोर अपने होने की वजह से ख़त्म हो गए। तो उसके बाद आता है विदेशी हमले। ये माना गया है क्योंकि मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को कवर नहीं किया गया, तो जो फॉरेनर्स थे उनमें से ज़्यादातर यूनानियों ने पहले हमले किए। तो पहला हमला हमने मानते हैं कि 206 बीसी में जो यूनानी थे बैक्टीरिया में आके रह रहे थे, तो बैक्टीरिया से उन्होंने हमला किया, बैक्टीरियन हमला माना गया है इसे। 206 बीसी में ये पहला हमला भारत में उन्होंने एंट्री की, जब हमला किया तो ये हमला था, उसकी वजह से भारत कमज़ोर होना शुरू हो गया। तो अफगानिस्तान की तरफ के सारे इलाके जो हैं वो धीरे धीरे इन यूनानियों ने अपने अधीन करने शुरू कर दिए। इंटरनल रिवोल्ट्स आ गए, अंदरूनी जो झगड़े होते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा बिंदुसार के समय में भी तक्षशिला में रिवोल्ट हुआ था। क्यों हुआ था रिवोल्ट? शायद वहाँ का जो गवर्नर था वो लोगों को प्रसन्न नहीं रख रहा था, खुश नहीं रख रहा था, अत्याचार करता होगा, टैक्स ज़्यादा लेता होगा, कुछ भी कारण हो सकता है। तो उस समय अशोक वहाँ पे गया था, उसने उस रिवोल्ट को दफनाया था, ख़त्म कर दिया था कि वो लोग वहाँ पे दोबारा विद्रोह ना कर पाए, और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया गया था। ऐसे ही अशोक के समय में फिर तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो उसने कुणाल को भेजा था। वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें राजा से समस्या नहीं है, यहाँ के गवर्नर से, यहाँ के अधिकारियों से समस्या है। क्या समस्या है? कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, शांति नहीं बना के रखते, झगड़े हो रहे हैं, चोरी चकारी डाकू आ रहे हैं। तो तक्षशिला हमें पता भी है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमलावर जल्दी आ सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनल रिवोल्ट्स ने भी इसको ख़त्म किया। और ये भी माना गया है जो अशोक का पुत्र है जलौक, उसने भी जाके एक अपने अलग साम्राज्य को स्थापित कर लिया था नॉर्थ में, कश्मीर के इलाके में। तो इस तरह से जो अंदरूनी हमले हो रहे हैं, अंदरूनी विद्रोह हो रहे हैं, वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण है। क्योंकि ये है तो मौर्य के वंश के अधीन ही है, मौर्य एम्पायर के अधीन ही है, लेकिन फिर भी वो अंदर ही अंदर विद्रोह कर रहे हैं। अब हालांकि अशोक ने ये घोषणा कर रखी थी कि मेरे जो गवर्नर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो हमेशा अच्छा प्रबंध स्थापित करके रखें। उसने इसके वजह से ही हर 5 साल बाद उन अधिकारियों को ये ड्यूटी दे रखी थी कि ये सभी राज्यों का भ्रमण करना है। प्रादेशिक था, राजुक बहुत इंपॉर्टेंट था, और धर्म महामात्र थे, उनकी भी ये ड्यूटी थी कि चेक करके आना है कि क्या सभी इलाके ठीक हैं। फिर भी वो अधिकारी जो जिन इलाकों में वो रहते थे अपने इलाके के लोगों को परेशान भी करते थे। तो अशोक ने खुद भी कहा था कि ये प्रजा मेरी संतान है, इसका मैं ध्यान रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रजा को तंग कर रहे हैं वो अपने आप को सुधारें। और इसी वजह से उसने अपने अधिकारियों को जिम्मेवारी भी दी थी कि
हर जगह हमें चेक रखना होगा कि सब संतुष्ट हैं कि नहीं है। लेकिन अंदरूनी विद्रोहों ने भी मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। और इस अंदरूनी विद्रोह का ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। पुष्यमित्र शुंग जो एक सेनापति था, वो कैसे अपने राजा का कत्ल कर सकता है? तो ये क्या हुआ, एक अंदरूनी विद्रोह हुआ। शुंग वंश की स्थापना कैसे हो सकती है जब मौर्य वंश का राजा वहां पे है, उसका परिवार है? तो ये एक अंदरूनी विद्रोह है, अंदर से ही उसकी चाल चली गई है और राजा को खत्म करके उसका सेनापति गद्दी पे बैठ के एक नए वंश की स्थापना करता है। ये एक मेन कारण माना जा सकता है मौर्य साम्राज्य के पतन का। ऑफिशियल जो है उनकी क्रुएलिटीज, जो ऑफिशियल्स उनके अत्याचार, तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या क्रुएलिटी है, कैसे अशोक ने लिख रखा था कि ये अत्याचार ना करें, लेकिन फिर भी तक्षशिला में भी विद्रोह हुआ क्योंकि वहाँ के ऑफिशियल बहुत क्रूअल थे, वो अत्याचार करते थे। और देखें ये भी माना गया है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स थे जो अशोक की बात मानते थे। अशोक के बाद भी उन्होंने, जैसे राजयुग थे, बहुत ही अच्छी उनकी पदवी थी, न्याय भी करते थे, सब कुछ करते थे, उन्होंने संभालने की भी कोशिश की है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हुए हैं, उसके उत्तराधिकारी हुए हैं या उसके मंत्री हुए हैं या गवर्नर हुए हैं, जिन्होंने अपने इलाके में इन लोगों को बहुत परेशान किया। तो शायद इसकी वजह से लोग ये सोचने लगे इससे अच्छा तो मौर्य वंश खत्म हो जाए, एक नया वंश शुरू हो जो हमें अच्छी तरह से रख सके, हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। तो ये था मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। तो हम इन पॉइंट्स को देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ, मिले जुले कारण ही होंगे जिसकी वजह से ये इस वंश का खात्मा हो गया। एक ऐसा वंश जिसने पहले भारत को एक किया, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए वंश भारत को एक किया, फिर बाद में वही वंश की वजह से वो भारत दोबारा से टुकड़ों में बंटा। उसके बाद शुंग वंश आता है, छोटे से इलाके में उन्होंने अपना वंश चलाया, फिर कनम वंश शुरू हो जाता है, फिर डाक एज आती है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कुषाण वंश आता है, कनिष्क आता है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, और उसके बाद फिर एकदम से भारत का पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फिर जाकर हम पढ़ते हैं कुछ सालों बाद गुप्त वंश के बारे में। तो बहुत सारा इतिहास बीच में से मिसिंग है, शायद इसी वजह से, क्योंकि अच्छे राजा नहीं हुए, अच्छा प्रशासन नहीं हुआ और धीरे धीरे भारत जो है वो अंधेरे में जाता रहा। तो शुंग, कनव और कुषाण वंश पढ़ने के बाद हम कुछ समय में ऐसा भी देखेंगे कि हमारे पास वो इतिहास ही नहीं है, कहाँ गया वो इतिहास। लेकिन मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने एक अच्छे भारत की शुरुआत की थी, जिसने हर तरह का अच्छा प्रशासन भी किया, कला का भी यहाँ पे बहुत विस्तार हुआ, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन भी बहुत अच्छा रहा, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, धर्म का भी बहुत प्रचार किया गया। तो ये मौर्य साम्राज्य की महानता थी। इसके बाद जो एक अगला महान साम्राज्य हम पढ़ने वाले हैं वो होगा गुप्त वंश। तो गुप्ता एम्पायर जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली कितना बदलाव आ गया और कितना कुछ जो है डेवलपमेंट कितना हुआ, वो सारा हम उसमें पढ़ेंगे। तो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं, आप उनको पढ़ सुन सकते हैं, जैसे उनका लिटरेचर, सोर्सेज, उसके बाद उनकी कॉर्नोलॉजी, कालक्रम, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की लाइफ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, अशोक की लाइफ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अशोक का धम्म और मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन। तो मेरे हिसाब से ये 8 लेक्चर मौर्यन एम्पायर के हैं, और इस तरह से ही इतिहास पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद हम नया शुंग वंश और उसके बारे में पढ़ते पढ़ते कुषाण वंश के बारे में पढ़ें। थैंक यू सो मच।